चुनाव ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है। ये तो लोगों की आवाज सुनने का, उनकी नब्ज पहचानने का एक विज्ञान है। और आज हम इसी विज्ञान की मदद से गोलकगंज के जनादेश की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये रिपोर्ट भले ही गोलकगंज असम के लिए है, पर राजनीति के कुछ उसूल होते हैं जो हर जगह, हर जमीन पर लागू होते हैं। इनको बेहतर समझने के लिए हम आंध्र प्रदेश के कुप्पम का एक उदाहरण लेंगे। इससे पता चलेगा कि सत्ता की जड़ें आखिर जमती कैसे हैं, चाहे वो कोई भी इलाका हो। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम जमीन की नब्ज पकड़ेंगे, फिर डेटा से निकले 3 सबसे बड़े संकेतों को समझेंगे, नतीजों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और हाँ, विश्वास को दोबारा कैसे बनाया जाए, इस पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीति को समझने की पहली शर्त है वहां की मिट्टी को, वहां की जमीन को समझना। तो इस निर्वाचन क्षेत्र का असल चरित्र क्या है? सीधी सी बात है, ये एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेतीबाड़ी पर टिकी हुई है। यहाँ की लगभग 80% आबादी वो गांवों में बसती है। इसका मतलब साफ है, लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानियां, उनकी उम्मीदें, सब कुछ जमीन और खेती से ही जुड़ा है। यहाँ कोई बड़ा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। यहाँ की साक्षरता दर देखिए, करीब 71.5%, और लिंगानुपात भी काफी संतुलित है। ये आंकड़े बताते हैं कि समाज जागरूक है और प्रगतिशील भी। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये पहचान की कई परतों को दिखाते हैं। भाषा अलग है, समुदाय अलग हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि किसी भी वोटर को आप एक डिब्बे में बंद नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी कई पहचानें होती हैं। ठीक है, तो अब इस पूरी जमीनी हकीकत को एक साथ रखें तो वो कौन से 3 सबसे बड़े सिग्नल हैं जो हमें मिल रहे हैं? चलिए देखते हैं कि डेटा असल में क्या कहानी सुना रहा है। पहला और सबसे जोरदार संकेत, यहां एक ही पार्टी की पकड़ बहुत गहरी और पुरानी है, दशकों पुरानी। अगर हम तुलना के लिए कुप्पम को देखें तो वहां एक पार्टी ने करीब 67% बार जीत हासिल की है। ये वो पकड़ है जो रातों रात नहीं बनती, सालों लगते हैं। दूसरा बड़ा संकेत है लोगों की भागीदारी। आप सोचिए, 1983 में जहां 67% से भी कम लोग वोट डालते थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा लगभग 90% तक पहुंच गया। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को अपने वोट की ताकत पर यकीन है। और अब तीसरा और शायद सबसे अहम सिग्नल, वो है आर्थिक तकलीफ की आवाज। लोगों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? बेरोजगारी और महंगाई। ये वो आवाज है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और जब हम लोगों की इन चिंताओं की बात करते हैं तो यहीं पर एक नेता और जनता के बीच का जो रिश्ता है वो सामने आता है। ये रिश्ता देखिए, सिर्फ वोट का लेन देन नहीं है, ये एक जिम्मेदाराना संवाद है जिसकी नींव हर एक नागरिक के सम्मान पर रखी जानी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे नतीजे आ क्यों रहे हैं? किसी एक व्यक्ति से ज्यादा वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सी व्यवस्था है जो बार बार ऐसे ही राजनीतिक नतीजे दे रही है? एक बात तो साफ है, इतने बड़े मार्जिन से बार बार जीतना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नतीजा है लोगों की जिंदगी में एक गहरी, एक सिस्टमैटिक मौजूदगी का, एक ऐसा ढांचा जिसे बनाने में सालों लगते हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता। 2014 में जो वोट शेयर 75% था, वो 2024 में घटकर 60% पर आ गया। ये एक खामोश चेतावनी है। वोटर एक मैसेज दे रहा है और उसे सुनना ही होगा। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। अगर सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग बनाने से बात नहीं बन रही, तो फिर वोटर चाहता क्या है? आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वोटर अब बहुत समझदार हो गया है। उसे सिर्फ दिखने वाला विकास नहीं चाहिए, उसे अपनी जिंदगी में महसूस होने वाला सुधार चाहिए। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। हम अतीत के कुछ पैटर्न देखेंगे ताकि आने वाले कल की तस्वीर कुछ साफ हो सके। यहां देखिए, पहचान और रोजी रोटी के बीच एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। राम मंदिर ने 48% लोगों के लिए हिंदू पहचान को मजबूत किया, ये सच है। लेकिन सिर्फ 8% लोगों ने इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। असल प्राथमिकता वही आर्थिक मुद्दे। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 79% लोगों ने बहुलवाद यानी सबको साथ लेकर चलने के विचार को अहमियत दी। तो इन सब पैटर्न से क्या निकल कर आता है? एक सीधी और साफ बात, वोटर अब सिर्फ लेन देन की राजनीति से तंग आ चुका है। उसे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो भरोसे पर टिका हो, सिर्फ चुनावी वादों के लेन देन पर नहीं। ठीक है, तो अब तक के इस सारे विश्लेषण को एक साथ रखते हैं और इसे एक्शन में बदलते हैं।
अब हम बात करेंगे भविष्य के शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट की। और इसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना होगा। स्टेप 1, अपनी ताकत और कमजोरी को अंदर से पहचानिए। स्टेप 2, बाहर के मौकों और खतरों को समझिए। स्टेप 3, एक चतुर्मुखी यानी चारों दिशाओं को ध्यान में रखने वाली रणनीति बनाइए। और स्टेप 4, उम्मीदवार का एक ऑब्जेक्टिव स्कोर कार्ड तैयार कीजिए। और उम्मीदवार के इसी स्कोर कार्ड से एक चौंकाने वाली लेकिन बहुत जरूरी बात निकलती है। 66% वोटर ये कहते हैं कि उनके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि उम्मीदवार उनके असल मुद्दों पर, उनकी पॉलिसीज पर उनके साथ खड़ा है या नहीं। ये किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है। तो जब आपका समर्थन कम हो रहा हो तो सबसे जरूरी काम क्या होता है? विश्वास को दोबारा बनाना। और इसके लिए विनम्रता और एक्शन, इन दोनों को मिलाकर एक रणनीति बनानी पड़ती है। विश्वास को दोबारा जीतने के लिए ये 4 स्तंभ हैं। पहला, टारगेट, यानी उन लोगों को पहचानिए जो आपसे नाराज हैं और उनसे सीधे उनकी भाषा में बात कीजिए। दूसरा, एड्रेस, उनकी आर्थिक तकलीफों का ठोस हल निकालिए, सिर्फ सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, कम्युनिकेट, भरोसेमंद लोगों के जरिए जमीन पर जाकर संवाद बनाइए। और चौथा, अलाय, यानी साझा हितों पर गठबंधन कीजिए। और हां, लोगों तक पहुंचने के हर तरीके में, चाहे वो डिजिटल हो या जमीनी, एक चीज सबसे ऊपर होनी चाहिए: सम्मान। इसका मतलब है उनकी निजता का सम्मान, उनकी सहमति का सम्मान, जैसा कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहते हैं। रिश्ता सिर्फ मैसेज भेजने का नहीं, बल्कि सम्मान पर आधारित एक संबंध बनाने का होना चाहिए। तो अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डेटा ये सिर्फ एक नक्शा है, असली जमीन नहीं। इस नक्शे को हमेशा हमदर्दी और समझदारी के साथ ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि असली मंजिल एक ऐसा शासन है जो हर नागरिक के सम्मान को सबसे ऊपर रखे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602 पर। राजनीति से परे एक उद्देश्य।